नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। जयजीत घोष देश के मशहूर अखबार द टेलीग्राफ में न्यूज़ कोऑर्डिनेटर हैं बंगाल के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितने बढ़िया एसेट के साथ बैठा हूँ न्यूज़ के हिसाब से। बंगाल में है, बहुत समय से है, लेकिन इनके साथ खूबसूरती ये है कि लंबे समय तक कई वर्षों पहले ये लखनऊ में भी थे और हिंदुस्तान टाइम्स के लिए तब थे। ऐसा परिवार वहाँ बहुत सालों तक रहे हैं, तो हिंदी बोलते समझते हैं और मेरे लिए ये एक एसेट है, क्योंकि बंगाल में आके आपको हिंदी जानने वाले किसी पत्रकार से, और वो भी इतने वरिष्ठ पत्रकार से मुलाकात हो जिससे आप पूरे प्रदेश के जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में और जो घटनाओं की वजह है उनके बारे में सवाल कर सकें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। तो जयदीप साहब, पहले तो बहुत धन्यवाद कि आप लखनऊ में थे और अब यहाँ बंगाल में हैं और टेलीग्राफ में हैं और चीज़ों से भेगे हैं। ज़रा मुझे ये बताइए, हम आप एकदम उल्टा सवाल शुरू करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें की हैं, वो सारी बातें तृणमूल पर और बीजेपी पे सेंट्रलाइज्ड हैं। लेकिन इस चुनाव में और बंगाल के हर चुनाव में एक दूसरी राजनीतिक शख्सियत भी है जिसको जोट कहते हैं। जोट जोट सही शब्द बंगला में शायद जोट है। जोत नहीं ना जोट। तो जोट माने एक आपस में कोalition, और उस कोalition में इस बार है सीपीएम है, सबसे प्रमुख तो सीपीएम है, उसके साथ छोटी छोटी और लेफ्ट पार्टीज हैं, कांग्रेस है, और एक आईएसएफ नाम का संगठन है जिसमें 7-8 संगठन है। दरअसल उसको देश में जो लोग जानते हैं वो इसी तरह से समझते हैं कोई एक मुस्लिम पार्टी है, ऐसा नहीं है। उसमें 7-8 संगठन हैं और उसमें बहुत सारे ट्राइबल्स के संगठन हैं और मुस्लिम संगठन भी हैं। और मुस्लिम संगठन एक सूफी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उसके श्राइन के जो चीफ हैं वो उसमें शामिल हैं, और ये सब लोग करीब 27-28 सीटें लड़ रहे हैं। और मुझे जयदीप साहब ने भी ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले बताया कि उसमें से बहुत सारे लोग हिंदू हैं। तो इस सब का क्या असर हुआ है, हम इससे ही बात शुरू करेंगे। देखिए, बिहार के चुनाव में हाल में हम लोगों ने देखा था, जो उसकी चुनाव के बाद एनालिसिस हुई, कि उसमें अगर तेजस्वी यादव जीते जीतते रुक गए तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि ओवैसी की पार्टी ने एक ख़ास हिस्से में ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ाने के लिए ज़मीन दे दी थी। उन्हें सीटें तो कम मिली, लेकिन उन्होंने सीटें दिलवाई ज़्यादा बीजेपी को, ऐसा आरोप लगता है, ऐसा एनालिसिस करने वाले कहते हैं। तो बंगाल में जो आईएसएफ आया है इस जोट वाले मोर्चे में, इसका क्या रिपरकशंस हैं? क्या ये वो चीज़ जो ओवैसी ने वहाँ की वो चीज़ ये यहाँ कर पाएगा, या वो इसमें शामिल भी है, करना भी चाहता है कि नहीं चाहता है, या ये सबसाइड हो जाएगी और कुछ और हो रहा होगा? ज़रा हिंदी भाषा भाषी लोगों को ये आईएसएफ से जुड़ी हुई बात ज़रूर समझाइए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न है इसको लेकर। बात सही है कि आईएसएफ को लेकर, जिसका नाम है इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जी, देखिए इंडियन सेक्युलर फ्रंट एकदम नया पार्टी होके उभर के आया है जी, जिसका प्रमुख मुख अगर बोला जाता है, फेस अगर, जी, वो है अब्बास सिद्दीकी। जी, जी, अब अब्बास सिद्दीकी कौन है? हाँ, अब्बास सिद्दीकी यहाँ एक फुरफुरा शरीफ है, एक सूफी श्राइन है, हाँ, उसका एक पिरजादा है। हाँ, अब्बास सिद्दीकी अपना मस्जिद से चलाते थे, ठीक, लेकिन पिछले 2 साल से वो अपना जो पॉलिटिकल एम्बिशन है, हाँ, वो कहीं ना कहीं अपने मजलिसों के माध्यम से वो उभर के आ रहा था सामने। ठीक, और ये जितना इलेक्शन आपका नज़दीक आता गया, उतना ही अब्बास को लेकर मीडिया में चर्चा, अब्बास क्या करने जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे चर्चा शुरू होने लगे। और इसके बीच बिहार का चुनाव भी आया था। बिहार का चुनाव में आपने जिसका जिक्र किया कि ओएसी का एक भूमिका रहा, जी, जी, जो महागठबंधन जो था वो जीतते जीतते चूक गए, क्योंकि ओएसी ने कई सीमांचल जो प्रदेश जो जितना डिस्ट्रिक्ट था उसमें कई सीट उन्होंने खुद हार किया, लेकिन बीजेपी को जीतने में वो हेल्प किया। ठीक, वही स्थिति क्या बंगाल में आईएसएफ का अब्बास का रहेगा? इसके चलते ओएसी बंगाल आया, वो अपना अब्बास से भी मीटिंग किया था। हालांकि वो फुरफुरा शरीफ तक गया, वहीं मीटिंग किया था।
तो ये जब बात बनने जा रहा था कि, और ये एक्सपेक्टेशन होते जा रहा था कि शायद अब्बास वही रोल मीन का साथ प्ले करेगा जो बिहार में ओवैसी ने कर चुका था। ठीक। उसके बीच ये नया डेवलपमेंट उभर गया। ठीक। अब्बास अपना पार्टी खोल लिया, इंडियन सेक्युलर फ्रंट। हाँ। अपना पार्टी बोलना थोड़ा, कहना थोड़ा गलत होगा इस लिहाज से, क्योंकि इंडियन सेक्युलर फ्रंट एक फ्रंट है, पार्टी नहीं है। ये ध्यान, कोलिशन है ये, अगेन एक कोलिशन है, एक फ्रंट है। ओके। उन्होंने इंडियन सेक्युलर पार्टी नहीं नाम रखा, उन्होंने नाम रखा इंडियन सेक्युलर फ्रंट। ठीक। मतलब ये है कि वो जो और सारे जो पार्टियां हैं, जो पिछड़े जाति का पार्टियां हैं, उस पार्टियां का एक कोलिशन, तो उसका जो प्रेसिडेंट है वो एक ट्राइबल लीडर है, सीमल सोरेन। तो अब्बास के इधर मीम का साथ जो बात चल रहा था उसका खंडित हो गया, और इधर से लेफ्ट और कांग्रेस का जो अलायंस था, खासकर लेफ्ट का इस भूमिका था अब्बास सिद्दीकी का, जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट जो है उसको साथ में लेके चलने का। और उसको फरवरी 28 को जो ब्रिगेड में रैली है उसमें अब्बास का प्रेजेंस था। इसका असर कितना है माइनॉरिटी कम्युनिटी में बंगाल में? बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स जो है उसके ऊपर फुरफुरा शरीफ का एक पकड़ है। फुरफुरा शरीफ का पकड़ इन द सेंस लोग मानते हैं फुरफुरा। तो क्या तृणमूल ने इनको अपने फोल्ड में रखने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल किए थे। अच्छा। तृणमूल ने बिल्कुल किए थे। अच्छा, मजे की बात है, फुरफुरा शरीफ का जो मोस्ट आउटस्पोकन पीरजादा अगर माना जाते हैं तो ये है अब्बास। अभी इससे पहले जो फेस था फुरफुरा शरीफ का, अब्बास इज वेरी यंग, बहुत कम उम्र का है। उसका जो चाचा है तोहा सिद्दीकी फेस हुआ करते थे। तोहा सिद्दीकी अभी भी तृणमूल को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये उनका अपना कोई फ्रंट नहीं है। हाँ। और ये चाचा भतीजे का में एक टक्कर शुरू हो गया है। ठीक। इंटरेस्टिंग बात ये है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट में जो बीजेपी जो ना आकांक्षा लगाया था कि शायद ओवैसी जो कर पाया था वहाँ, अब्बास और ओवैसी मिलकर यहाँ बीजेपी के लिए वो कर देगा, लेकिन वो नहीं हुआ। एटलीस्ट इलेक्शन का पहले जो माहौल बनता है, उस माहौल में पोलराइजेशन का गेम का जो उम्मीद था बीजेपी का, वो नहीं बन पा रहा, दिख रहा है। मैं आपसे पूछूं कि पिछले चुनाव में ये जो कांग्रेस और सीपीएम है, ये भी एक अलग तरह के अलायंस में थी। मैं आया था 2016 में, तो इन लोगों को दोनों को मिलकर 30% के आसपास कुछ कम ज़्यादा वोट मिला था। 30% बहुत होता है, 1/3 के आसपास वोट होता है। इस चुनाव में ये जो इन लोगों ने गठबंधन बनाया है, जिसकी कोई चर्चा नेशनल मीडिया में नहीं है, और यहाँ आने पे जो दिल्ली से आता है पत्रकार, मेरी तरह कोई भी आता है, उतारता है, जिसको बांग्ला भाषा नहीं आती, तो वो पोस्टर बैनर के लिहाज से तो उसको यही समझ में आता है कि सारी लड़ाई बीजेपी और तृणमूल की है। क्योंकि रोज जो कवरेज होती है वो भी कहीं मोदी जी की रैली की होती है या कहीं ममता जी की टांग में चोट लगने की होती है। तो लेफ्ट का कोई या कांग्रेस का कोई ऐसा बड़ा नाम भी नहीं है, राहुल गांधी भी यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये मेन स्ट्रीम मीडिया के कवरेज से दिल्ली में कम से कम या केंद्रीय मीडिया से बाहर है। एक लगता ही नहीं कि ऐसा है। और जबकि इनको पिछली बार 30% के आसपास वोट मिला था। इस बार ये सब मिलके आईएसएफ, कांग्रेस, सारी लेफ्ट पार्टियां, ये सब मिलके आपके हिसाब से कितने फीसद वोट के लिए दावा कर सकती है या कर रही हैं? रियलिटी आपके पास, क्योंकि आप न्यूज़ कोऑर्डिनेटर टेलीग्राफ में हैं, जिले जिले में आपको रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टर्स हैं, तो आपके पास एक जनरल नज़र तो होगी, कुछ बताएंगे? देखिए, अब इलेक्शन मेरे लिहाज से अभी जो स्थिति ग्राउंड पे है, फ्लूइड है। आपने जो बात कहा बहुत ही सही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये उभर के आ रहे कि जो टक्कर हो रहे, वो टक्कर ज़्यादा तौर पे तृणमूल और बीजेपी के बीच हो रहा है। लेकिन एक थर्ड फोर्स भी है इस चुनाव में, उसका जिक्र बहुत कम हो रहा है। ये थर्ड फोर्स बीजेपी का चर्चा ज़्यादा आया है इस लिहाज से कि 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस था, उस इलेक्शन में असेंबली सेक्टर्स में, उस असेंबली सेक्टर्स में अगर लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट तोड़ दिया जाए, उसमें मेन प्लेयर्स जो उभर के आया था वो था बीजेपी और तृणमूल। ठीक।
आप जो आज जो डिस्कोर्स है, जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव जो है वो लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है उसका ऊपर ही आधारित है। 2019 तो उसमें तो कुल 12% वोट मिला था इन दोनों को। बिल्कुल, तो उसी जगह से फुरफुरा शरीफ उसमें तब था नहीं आईएसएफ, तब आईएसएफ में था। वही है कि अब एक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोर्सेस हुआ है। लेफ्ट अब लेफ्ट फ्रंट के तौर पे नहीं लड़ रहे, अब ये हो गए संयुक्त मोर्चा। करेक्ट। सो ये पहली बार 2011 का बाद 2016 इलेक्शन में भी लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का अलायंस था, कोई नाम नहीं था उस अलायंस का, लेकिन इस बार एक संयुक्त मोर्चा के नाम पे ये तीन जो लेफ्ट फ्रंट, आईएसएफ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट और कांग्रेस एक जगह पे आए हैं। ठीक। हालांकि आपका इन तीनों फोर्सेस का भी सीट्स को लेकर थोड़ा बहुत टानाटानी खींचातानी चला है, लेकिन ऑन द ग्राउंड इसका एक इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर आ रहा है लेफ्ट फ्रंट ने जो कैंडिडेट लिस्ट निकालने का बाद उसमें करीब 30 से 35 यंग फेसेस को लड़ने को दे दिया, जिसमें नेशनल मीडिया के लिए बहुत परिचित नाम ऐशी घोष भी है। ऐशी जेएनयू का जो प्रेसिडेंट था, जिसके ऊपर अटैक भी हुआ था पिछले साल। जी। तो वो ऐशु जामुरिया से लड़ रहे सीपीएम का कैंडिडेट है संयुक्त मोर्चे के लिए। हाँ। तो ये लेफ्ट यंग फेसेस आने के बाद, जैसे सिंगूर जैसा जगह जहां से माना जाता है, जहां से ममता बनर्जी जो सीएम बना है, दो जगह महत्वपूर्ण भूमिका, नंदीग्राम और सिंगूर से एसएफआई का जो स्टेट प्रेसिडेंट है सृजन भट्टाचार्य वो लड़ रहे हैं। अच्छा। तो कई यंग फेसेस, जेएनयू के और एक छात्रा नंदीग्राम से भी कोई लड़ रहे हैं, नंदीग्राम से लड़ रहे हैं मीनाक्षी मुखर्जी, वो डीआईएफआई का स्टेट प्रेसिडेंट है। अच्छा। जो बाली से, कलकत्ता का नजदीक बाली जो है, वो बाली से लड़ रही है जेएनयू का छात्रा, पुराना प्रेसिडेंट जेएनयू का छात्रा वहाँ आपका दीपशिता धर। अच्छा, जेएनयू की छात्रा है पहले नहीं, वो शायद प्रेसिडेंट नहीं थी। अच्छा, ठीक। तो वो जेएनयू का पीएचडी कर रही है शायद वो। तो ये जो नए नए फेसेस आने के बाद लेफ्ट का कैंपेन का टोन चेंज हो गया है। सो उसके बाद से आप मुझे एक बात बताइए, चूंकि मैं एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो आज के चुनावों में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है कुछ चुनाव लड़ाने वाली कंपनियों की भूमिका, जो नए किस्म की तकनीक से बहुत लैस है, जिनका एक भारी बजट होता है, जो नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ही संगठित तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं आईपैक की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। आईपैक को इंगेज किया है तृणमूल ने, और बीजेपी के पास अपना एक आईटी सेल है जो बहुत विशाल है, उसकी ताकत के बारे में अनंत कथाएं हैं, और बहुत सी अज्ञात संस्थाएं हैं जिनके नाम नहीं होते लेकिन जो उनके लिए काम करती हैं, और उनमें भी भारी भरकम बजट लगता है। अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स बंगाली अखबारों से जो हमारे साथ अनुवादक हैं वो बताते रहते हैं कि रोज़ ही कई बार यहाँ से प्राइवेट जहाज जो हैं वो बीजेपी के नेताओं को लेके दिल्ली कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है तो लेके दिल्ली पहुँच जाते हैं, दिल्ली से आ जाते हैं। तो बहुत पैराफर्नेलिया आजकल चुनाव में लगता है, बहुत पैसा भी लगने लगा है। तो जो मुझे भी लगा, मैं भी इसलिए सवाल आपसे करूँगा, कलकत्ते में उतरने के बाद और जंगल महल में होके आया हूँ, कुछ जगहों पे मैं घूमा घामा हूँ, तो लेफ्ट का दीवालों वगैरह पे थोड़ा प्रचार है, लेकिन इतने बड़े किस्म के प्रचार के भूचाल में जो तृणमूल और बीजेपी कर रहे हैं, जिसमें मेरा ख्याल है कि कम से कम 2000 करोड़ पर पार्टी तो मिनिमम खर्च होगा, ये इसकी तादाद इससे दुगनी तिगनी भी हो सकती है। तो ये जो आपने तीसरे मोर्चे की बात की, क्या ये कहीं इसमें ठहर पाएगा इस तरह की आंधी में, या वो कुछ ऐसा कर रहा है कि वो इसके बावजूद विजिबल हो अपने लोगों में? विजिबिलिटी दिख रहा है यूथ के बीच, विजिबिलिटी दिख रहा है आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है, जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी इलेक्शन के पहले एक फोक सॉन्ग जिसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, एक सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ। वो सॉन्ग का ट्यून को यूज़ करके उसका पैरोडी बनाया लेफ्ट यूथ्स ने, और वो पैरोडी बना के पहले उन्होंने फर्स्ट लाया ब्रिगेड जो रैली था, उस रैली में लोगों को आने के लिए उसको बोला। तो उस पैरोडी का व्यूअरशिप करीब 1.5 करोड़ हुआ, 1.5 करोड़। उसका बाद अभी उन्होंने पिछले हफ्ते वही ट्यून के ऊपर लेफ्ट को वोट में जिताने के लिए
और लेफ्ट का जो इश्यूज है और बीजेपी और तृणमूल को अटैक करते हुए पॉलिटिकली एक और सॉन्ग लाया। वो लाया आपका वो लुंगी डांस जो है वो पॉपुलर फिल्म सॉन्ग है हिंदी में, उसको ट्यून को लेकर उसमें भाषा डाल के उसका भी व्यूअरशिप करीब करीब करोड़ के पास हो गया है। तो ये 3 गाना दिखाता है कि लेफ्ट बल्कि जब एजेंसीज यूज नहीं कर रहे लेकिन उसका जो कैंपेन जो इनोवेटिव है, थोड़ा हटके हैं दूसरों से, आईपैक जैसा कैंपेन नहीं है या बीजेपी का आईटी सेल जैसा कैंपेन नहीं है, हटके है। और जैसे पोस्टर्स यूज कर रहे हैं, वो पोस्टर्स आप तुरंत जो ट्रेन में यातायात करते हैं या बस में यातायात करते हैं वो देखा है, वो कमर्शियल पोस्टर, वो कमर्शियल पोस्टर्स को अपना कैंपेन में वोट देने के लिए और अपने मुद्दे क्या है इलेक्शन में उसको चिन्हित करने के लिए यूज एक और मुझे लगता है कि ये ग्रुप लैग कर रहा है क्योंकि राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं। एक आप कह सकते हैं कि बड़ा क्राउड पुलर, एक बड़ा चेहरा चुनाव में ज़रूरी होता है। ममता बनर्जी खुद एक बहुत बड़ा चेहरा है, 2 बार से चीफ मिनिस्टर है, बहुत चर्चित है। मोदी जी देश में सबसे बड़े पॉपुलर चेहरे हैं इन ऑल सेंसेस, कई बार वो प्रमाणित हो चुका है। तो एक और मोदी जी हैं, एक और उनके साथ और बहुत बड़ी फौज भी है, अमित शाह जी भी हैं, वो भी लोकप्रिय हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी हैं। यहाँ ये जो संयुक्त मोर्चा है इसमें तो कौन है जिसके लिए पब्लिक सुनने जाए कि लाख आदमी या 50,000 आदमी कहीं इकट्ठा हो और सुने इसको। तो ये वाला चीज़ तो लैग कर रहा है संयुक्त मोर्चा बहुत बुरी तरह से। बात सही है, लेकिन सवाल और दूसरी जगह पे हम थोड़ा हट के देखता हूँ इसको। ये है कि जब देखिए अगर लेफ्ट के जो ब्रिगेड में रैली हुआ, वो कहा जा रहा है कि आज के इतिहास में इतना बड़ा रैली ब्रिगेड में नहीं हुआ। ठीक, लेकिन वहां भी स्पीकर तो वही लोग थे, बाहर से जो आए थे वो थे भूपेश बादल जो छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर। अच्छा ठीक। ये एक लेफ्ट का या लेकिन इतना बड़ा रैली वो कर पाया क्योंकि वो लोग जो लेफ्ट का लीडर्स जो क्लेम करते हैं, ये सवाल हम लोग भी करते हैं, तो लेफ्ट का लीडर्स क्लेम करते हैं कि हम लोग मुद्दे से लड़ रहे हैं, इंडिविजुअल से नहीं। और जो पार्टी इंडिविजुअल से लड़ रहे हैं, तृणमूल और बीजेपी, अब अमित शाह का अपना रैली कैंसिल करना पड़ा क्योंकि लोग नहीं हो रहा है, 2 रैली कैंसिल करना पड़ा। जेपी नड्डा को अपना रैली कैंसिल करना पड़ा, लोग नहीं हुआ। मोदी जी का रैली कल था, उसमें भी लोग कम आया। अच्छा, सो अल्टीमेटली इश्यूज बॉइल्स डाउन टू इशू क्या है आपके सामने। और लेफ्ट लीडर यही कह रहे हैं कि हम तो मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, हम तो व्यक्ति को लेकर नहीं चल रहे। लेकिन ये मानना हम लोगों को ये भी पड़ेगा, लेफ्ट लीडर जो भी कहे कि आप जो बोला कि कांग्रेस लेफ्ट के सामने उतना वो क्राउड पुलर इंडिविजुअल्स नहीं है, उसीलिए हमको लगता है लेफ्ट को ये पता है कि हमारे पास वो बुद्धदेव भट्टाचार्य कैंपेन में नहीं जा सकते, वो जो लास्ट क्राउड पुलिंग लीडर। अच्छा, हम लोग बांकुरा में थे तो वहाँ एक जगह हमारे दुभाषिया जो बंगाली थे उन्होंने लेफ्ट के लोगों से कुछ बातचीत वो कर रहे थे, तो उसमें ये कह रहे थे कि उनके बीच जहाँ पे लेफ्ट कमज़ोर है वहाँ इस तरह की भी बातचीत है कि 21 वाम 26 नहीं 21 राम 26 वाम, तो यानी 21 में राम आएंगे और 26 में वाम आएंगे। तो लेफ्ट में क्या इस तरह के उनके मतदाताओं में और समर्थकों में इस तरह का भ्रम है कि वो इस चुनाव में राम यानी बीजेपी पार्टी की ओर जा रहे हैं और अगले चुनाव में उम्मीद कर रहे हैं कि उनका वक्त आएगा और वो जीतेंगे यानी 26 में? देखिए ये तो मानना ही पड़ेगा कि लेफ्ट का जो वोट घटा उसका फायदा बीजेपी के घर में पहुंचा, ये तो मानना पड़ेगा। जो तृणमूल का अगेंस्ट जो गुस्सा था वो गुस्सा लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशनली वीक होने की वजह से 2011 साल के बाद से वो ऑर्गेनाइजेशन का पकड़ के नहीं रख पाने की वजह से जो हुआ है कि वो जो 2014 में जब नरेंद्र मोदी अपना देश का प्रधानमंत्री बन गया उसके बाद ये महसूस हुआ लोगों को कि शायद लेफ्ट कमजोर पड़ गया है, तो देश में तो बीजेपी ताकत लेके आया है, तो तृणमूल का साथ टक्कर अगर कोई ले पाएगा तो वो बीजेपी। और ये कैंपेन आईटी सेल भी बहुत चलाया, मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ये प्रचार जो आर्टिकल्स आते रहे उसमें भी ये आया। तो ये एक भ्रम डेफिनेटली है। और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार 2016 का चुनाव में भी बोला था, इस बार खासकर जो उन्होंने एक रैली किया था बर्दवान में पिछले महीने, उसमें उन्होंने खास के बोला था कि तृणमूल से अगर नाराज है आप तो आप
मगरमच्छ को मत बुलाइए, ओह। मतलब बीजेपी को मत बुलाइए। आप अगर तृणमूल से नाराज हैं तो आप लेफ्ट को की तरफ जाइए, ये गलती आप नहीं कीजिए। ये अपील ये लेफ्ट लीडर्स अगर मुंह में ये ना माने भी, लेकिन ये बात सही है, वो कहते हैं जो कहीं हद तक हम ही मानते हैं, वोटर्स को कोई पार्टी ओन नहीं करते हैं। ठीक बात। ओनरशिप तो किसी पार्टी का कोई वोटर्स का नहीं है, लेकिन आप अपना जो ऑर्गेनाइजेशनली तो एक पार्टी अपने वोटर्स का अपने पास आकर्षित करते हैं, अपने पास रखते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशनल लेफ्ट वीक होने की वजह से जो हुआ है, वो कैडर जो था ग्रास रूट लेवल पे वो भटक गए, वो लीडर लेस हो गया। और लीडर्स लेस होके उसको लगा कि सेंटर में जो है मोदी गवर्नमेंट, उसके तरफ फैसिलिटेट कर दिया जाए, तो वोट उसके पास गया था। तो ये एक भ्रम है कि पहले राम फिर बाम, लेकिन लेफ्ट लीडर्स अपील कर रहे हैं कि ये बड़ा भ्रमित भावना है। तो इसको ये कंफ्यूजन को ना रखने के लिए, शायद इस बार एक मैसेज देने के लिए, इसका उल्टा तरफ में एक आपका एक नैरेटिव तैयार करने के लिए शायद इतने तादाद पे यूथ लीडरशिप को सामने लेकर आया कि ये लोग जो है, ये लोग है आपका नया लीडरशिप। द ओल्ड लीडरशिप जो है वो पीछे चला गया, सामने नया लीडरशिप आया कि जो कैडर इधर उधर चले गए थे, वो उम्मीद करते हैं पूरा ना हो, लेकिन कुछ हद तक वापस आएगा। थैंक यू वेरी मच जॉयदीप। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।